इसी चैप्टर में जो हमारा मेन कंसेप्ट है, जो जिस पे कि चैप्टर बना है, चैप्टर का नाम था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब हम इस कंसेप्ट में ये देखेंगे कि कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम की पोजीशन को कैसे अचीव करता है, यानी कि वो उस स्टेट तक कैसे पहुंचता है। ठीक है, उसके लिए हमारे को 3 बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। अगर कंज्यूमर कोई कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, सपोज़ करिए कि वो एक्स कमोडिटी, मैंने उसको एक्स नाम दे दिया, आप कोई भी दे सकते हैं, जनरली एक्स नाम दिया जाता है। कंज्यूमर एक्स कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, एक्स वो कुछ भी हो सकती है, आप अपने दिमाग में सोच लीजिए, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, क्या जो भी आपको अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं। तो कंज्यूमर जो भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है उसका प्राइस कितना है, यानी कि प्राइस को लिखा है मैंने पी एक्स, पी का मतलब प्राइस, एक्स का मतलब वो कमोडिटी जो वो कंज्यूम कर रहा है। और मैंने मान के चला कि उस गुड जो वो कंज्यूम कर रहा है, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, सपोज़ करिए कंज्यूमर जो गुड्स कंज्यूम कर रहा है उसका प्राइस 10 रुपये है। यानी कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आइसक्रीम का। कंज्यूमर एक आइसक्रीम खा रहा है और वो आइसक्रीम की वैल्यू है 10 रुपये। ठीक है, उस आइसक्रीम का जो प्राइस है वो है 10 रुपये। दूसरी चीज़ पता होनी चाहिए हमारे को इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को निकालने के लिए, कि वो जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए हमारे को ये पता होना चाहिए कि कंज्यूमर जो वो आइसक्रीम खा रहा है उससे उसको कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है हर एडिशनल आइसक्रीम खाते हुए। यानी कि पहली आइसक्रीम खाई फिर कितनी, दूसरी आइसक्रीम खाई फिर कितनी, तो उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इसका कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि जो कंज्यूमर एडिशनल कमोडिटी कंज्यूम करता है, तो उस एडिशनल कमोडिटी को कंज्यूम करने से उसको कितनी एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो ये मार्जिनल यूटिलिटी देखिए, आपको यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा होगा। मार्जिनल यूटिलिटी सपोज़ करिए कि वो पहली कमोडिटी जो कंज्यूम कर रहा है उसको 20 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, फिर दूसरी कमोडिटी में 16, तीसरी में 10, चौथी में 4, पाँचवीं में 0 और छठी में यानी कि 6 कमोडिटी में -6। ऐसा क्यों है, ये क्योंकि इसलिए काम करता है क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। ठीक है जी, तो उसी के हिसाब से ये एमयू हमेशा काम करेगा। और एमयू इसलिए हमेशा गिरता है क्योंकि यहाँ पे एक लॉ काम करता है, और उस लॉ का क्या नाम है, उस लॉ का नाम मैंने आपको बताया था क्या था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए कि उस लॉ का क्या नाम है। ठीक है, और ये भी बताइएगा कि वो लॉ किसने दिया है। ठीक है, चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, तो आप इन 2 ऑप्शन में बताइएगा कि वो लॉ किसने दिया है। ए ऑप्शन है अल्फ्रेड मार्शल और बी ऑप्शन है एच.एस. गोसन। ठीक है, आप बताइएगा कि ये ए या बी लिख के दीजिएगा, और आप बताइएगा कि किसने वो लॉ जो है दिया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसलिए एमयू हमेशा गिरता रहता है। तीसरी चीज़ हमें क्या पता होनी चाहिए, तीसरी चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ मनी, यानी कि जो कमोडिटी आज की वक्त जो हम प्राइस खर्च रहे हैं, जो हम पैसा खर्च रहे हैं, उस पैसे की कितनी वैल्यू है। आपने ये सुना होगा अक्सर कि आपके जो बुज़ुर्ग होंगे घर में, दादा नाना जो भी, उन या पिताजी या फादर, वो आपको बताते होंगे कि आजकल तो 100 रुपये की वैल्यू नहीं रह गई, हमारे टाइम पे तो 100 रुपये तनख्वाह हुआ करती थी। यानी कि उस वक़्त 1 रुपये की वैल्यू जो थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। आज वही 1 रुपये की वैल्यू जो है वो काफ़ी गिर गई है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का क्या मतलब है, इसे हम कहते हैं वर्थ ऑफ अ रुपी, वर्थ ऑफ अ रुपी, यानी कि 1 रुपये की कितनी वर्थ है। यानी कि 1 रुपये अगर हम खर्चें तो उसमें कितनी सेटिस्फेक्शन हमें मिलती है। ठीक है, ये हमको एक एज्यूम करके चलना पड़ता है। मान लीजिए मैं एज्यूम करता हूँ कि 1 रुपया अगर हम आज खर्चें तो हमें 1 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ठीक है, अगर हम 1 रुपया खर्चें तो हमें 1 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है। ये मैं मान के चल रहा हूँ, और क्योंकि ये मान के चल रहा हूँ इसलिए हमेशा ये चीज़ कांस्टेंट रहेगी। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो MUM है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है, तभी हम इस कंसेप्ट को समझ पाएंगे। इसलिए हमने मान के चला कि MUM जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये 3 चीज़ें हमारे को पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ क्या पता होनी चाहिए, जो गुड्स हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके प्राइस कितने हैं। दूसरा, उस गुड से हमारे को कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, और जो अगला गुड कंज्यूम कर रहे हैं उससे कितनी सेटिस्फेक्शन और कम हो रही है, जो कि मैंने इस टेबल के हेल्प से आपको समझाया। तीसरा, कि जिस वक्त ये गुड कंज्यूम किया जा रहा है तो वो उस वक्त 1 रुपये की वैल्यू कितनी है, यानी कि वर्थ ऑफ अ रुपी कितनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझिए। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि ये कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, जहाँ पर MUX अपॉन में प्राइस X इज इक्वल्स टू MUMO। ये कंडीशन जहाँ पर फुलफ़िल हो जाएगी वही कंज्यूमर का बेस्ट पॉइंट होगा, यानी कि कंज्यूमर
का वहीं इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर का बेस्ट पॉइंट, और हर बंदा हर कंज्यूमर अपने बेस्ट पॉइंट पे रेस्ट करना चाहता है, तो इसलिए इसको रेस्टिंग पॉइंट या रेस्ट पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कंडीशन कहाँ फुलफिल हो रही है। मैंने आपको बताया था कि सपोज़ करिए कि कंज्यूमर जो है, हमारे को 3 चीज़ें चाहिए, प्राइस, MUX और MUM। मैंने आपको बताया, सपोज़ करिए आप एक आइसक्रीम खा रहे हैं, ठीक है, और वो जो आप आइसक्रीम खा रहे हैं, सपोज़ करिए पहली आइसक्रीम खाई आपने, आपको उस आइसक्रीम से कितने रुपए की सेटिस्फेक्शन मिली, वो कितने यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिली, 20 की, और आइसक्रीम का प्राइस क्या है, 10 रुपये। चाहे एक आइसक्रीम खाओ, चाहे 2 खाओ, चाहे 3 खाओ, वो 10 रुपये की आइसक्रीम है। तो चाहे आइसक्रीम 1 लो, 2 लो, 3 खाओ, 4 खाओ, 5 खाओ, 10 रुपये की एक आइसक्रीम है, इसलिए मैंने यहाँ 10 रुपये लिख दिया। ये मैं एक एग्जाम्पल अपने तरफ से ले रहा हूँ, कोई आप और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़, पहली चीज़ हमारे को PX पता होना चाहिए। देखिए जी, हमारे को PX पता है, हमने मान लिया कि PX है 10। दूसरी चीज़ हमें क्या पता होनी चाहिए, MUX, यानी कि उस कमोडिटी को कंज्यूम करने से जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो क्या है। और मैंने आपको बताया यहाँ पे एक लॉ अप्लाई होता है, लॉ ऑफ DMU। वो लॉ ये कहता है कि जैसे सेटिस्फेक्शन कंज्यूम करोगे और जैसे जैसे कमोडिटी कंज्यूम करोगे वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन गिरती जाएगी। तो आप देख रहे हो 20, 16, 10, 4, 0, -6। और ये भी आपको पता था कि लॉ ऑफ DMU बताता है कि सेटिस्फेक्शन नेगेटिव भी जा सकती है। ठीक है, तो वो हमेशा गिर रही है। और MUM मैंने यहाँ मान के चला कि आज वर्थ ऑफ ₹1 ये है, मान के चलिए कि ₹1 में एक यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो मैंने सबको एक एक मान लिया, और ये कांस्टेंट रहता है हमेशा। तो देखिए इस कंडीशन के हिसाब से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ निकलता है। पहला देखिए MUX कितना है, पहली कमोडिटी में 20 अपॉन में PX, वो कितना है, PX कितना है 10, और MUM कितना है 1। तो अगर आप इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 20/10 इज़ 2, 20/10 इज़ व्हाट, 2। तो जो 2 है वो 1 से ज़्यादा है, यानी कि अभी कंज्यूमर को उसकी जो वर्थ ऑफ ₹1 है उससे ज़्यादा उसकी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ये कैसे होता है, ये तब होता है कि जब आपको आइसक्रीम खाने का बड़ा मन कर रहा हो, ठीक है, आपको क्रेविंग हो रही हो, आप आइसक्रीम वाले के पास जाएं और आप 10 रुपये दें और आइसक्रीम खा लें, आपको इतना अच्छा लगे, आपको यार क्या बात है, मैं एक आइसक्रीम और खा सकता हूँ। ठीक है, तो ये पहली आइसक्रीम खा के जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये वो वाला पॉइंट है। फिर आपने दूसरी आइसक्रीम भी खरीद, आपने बोला लो भैया 10 रुपये और लो, एक आइसक्रीम और दे दो। फिर आपने दूसरी आइसक्रीम ली, जब आपने दूसरी आइसक्रीम ली तो देखिए MUX कितना है, यहाँ पे 16 है, और प्राइस ऑफ एक्स कितना है, वो तो सेम 10 है। हमारे को यूटिलिटी कितने की मिल रही है, MUM कितना है 1 है, तो 16/10 कितना होता है, ये 1.6 होता है। ये तो अभी भी 1 से ज़्यादा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अभी भी आप एक और आइसक्रीम कंज्यूम कर सकते हैं, अभी भी आप एक और आइसक्रीम कंज्यूम कर सकते हैं कि हाँ भाई अभी भी मुझे अपनी वर्थ से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो आपने कहा लो भैया एक आइसक्रीम और दो, फिर आपने एक और आइसक्रीम दी, वो MUX कितना है उसका, देखिए 10 है, प्राइस कितना है, प्राइस भी 10 है, 1, तो 10/10 कितना होता है, ये 1 होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी जितनी वर्थ ऑफ ₹1 थी, जितने पैसे खर्चने की वर्थ थी, उतनी सेटिस्फेक्शन आपको मिल गई। तो एक समझदार कंज्यूमर को तो यहीं रुक जाना चाहिए, इसलिए मैंने इसका नाम अक्सर क्या दिया है, इसलिए मैंने इसका नाम दिया रेस्ट पॉइंट। रेस्ट पॉइंट को क्या कहा जाता है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए ये वाला पॉइंट क्या हुआ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखिए ये कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है, इसलिए मैं यहाँ वाली चीज़ को क्या नाम लिख देता हूँ, इसलिए मैं कह देता हूँ कि ये E है। E को मैंने क्या कहता हूँ, E का मतलब होता है कि ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को E नाम से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में। आगे देखिए, अगर कोई और कंज्यूमर हो, अगर कंज्यूमर की इच्छा होगी वो अगली आइसक्रीम भी खरीद ले, तो वो क्या करेगा, अगली आइसक्रीम का MUX कितना है, यानी कि सेटिस्फेक्शन 4 है, लेकिन उसका प्राइस तो 10 ही है। तो देखिए जी क्या है, 4/10 क्या होता है, 4/10 कितना होता है भाई, निकाल के बताओ, मुझे तो खुद नहीं याद है। ये होता है आपका 0.4, तो ये 1 से कम है। तो यहाँ पर कंज्यूमर को उसकी जो वर्थ है ₹1 की, उससे कम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो कंज्यूमर को यहीं रुक जाना चाहिए, कंज्यूमर को यहीं पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ उसका इक्विलिब्रियम आ चुका है, वहाँ उसको रेस्ट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर कंज्यूमर नहीं करता रेस्ट, तो वहाँ पे वो नुकसान खा रहा है। वैसे ही आप ये देखिए अगला 0/10 विच इज़ ऑल्सो लेस देन 1, तो ये 0 आ गया। अगला देखिए -0.15, ये मैंने कैसे निकाला, आप जल्दी से बताइएगा, मैंने -0.15 कैसे निकाला है, इसको आप बताइएगा। देखिए इसी इक्वेशन की हेल्प से निकाला है, आप अपने आप निकालिएगा। ठीक है, तो ये कैसा है 1। तो आप देखेंगे
कंज्यूमर का यहाँ इक्विलिब्रियम है, यानी कि यहाँ पर कंज्यूमर को रेस्ट करना चाहिए। और ये किस कंडीशन से निकाला? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन से निकाला। दिस इज द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की क्या है? कंडीशन है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो गया जी। ठीक है, क्यों इक्विलिब्रियम हो गया? अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM जो कंडीशन है, MUM तो यहाँ पे हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो मैं इस कंडीशन को ये भी लिख सकता हूँ जहाँ पर MUX, इसको PX को यहाँ ले आऊँगा तो ये बराबर जो PX है, इसको मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनती है। ठीक है, तो ये दोनों ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। और आगे देखिए, अब यहाँ पर तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर MUX और PX बराबर है, MUX और PX बराबर है, लेकिन यहाँ पर MUX ज़्यादा है PX से। ठीक है, नहीं, PX से ज़्यादा नहीं, तो यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया। और इसके ऊपर क्या है, जहाँ पे कंज्यूमर को थोड़ा फ़ायदा मिल रहा था, इसे कहते हैं कंज्यूमर का सरप्लस। कंज्यूमर का सरप्लस, यहाँ कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, यहाँ कंज्यूमर का डेफिसिट। क्या कहते हैं? डेफिसिट। यहाँ कंज्यूमर को नुकसान होगा, यहाँ कंज्यूमर को नुकसान होगा, इसलिए कंज्यूमर को यहीं पर रेस्ट कर लेना चाहिए अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। अगर कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ही रेस्ट कर लेगा, या तो वो अपने सरप्लस में रहे, नहीं तो वो यहाँ पर रेस्ट कर ले। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम को रेस्टिंग पॉइंट भी कहा जाता है। अक्सर लोगों को यहाँ पर ये बात नहीं पता होती है। बेस्ट पॉइंट भी कहते हैं और रेस्ट पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन के हिसाब से हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को निकाला। तो अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या बना? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो बना जो ये कंडीशन आई। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ आप देखिएगा कि अगर मैं इसका ग्राफ आपको बनाकर दिखाऊँ, तो यहाँ पर मैं आपको अगर इसका ग्राफ बनाऊँ तो देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। मैंने आपसे शुरू से कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं। आप ग्राफ्स को प्लॉट करके बनाने की बजाय आप ग्राफ्स को याद कर लीजिए कि ये ग्राफ कैसे होता है। और ग्राफ याद कैसे होते हैं? ग्राफ का आपको बिहेवियर पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, मुझे 3 चीज़ें पता होनी चाहिए थी ना। कौन कौन सी 3 चीज़ें? एक प्राइस ऑफ एक्स, दूसरा क्या पता होना चाहिए? MUX, और तीसरा क्या पता होना चाहिए? MUM। ये तीसरी चीज़ पता होनी चाहिए थी मुझे। ठीक है, देखिए, तो अब देखिए मैं आपको ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ। मैंने क्या कहा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ये भी तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, अगर आपको याद हो तो। MUX इज इक्वल टू PX, इसको भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्यों? ये मैंने कैसे निकाला अभी आप देखिएगा। देखिए, प्राइस ऑफ एक्स को मान लीजिए 10, यहाँ पे मैं PX ले लिया, और आपने देखा कि प्राइस ऑफ एक्स कांस्टेंट है, यानी कि जो आइसक्रीम का प्राइस है वो 10-10 रुपये ही है, चाहे कोई भी आइसक्रीम खाइए। तो मैंने इसकी सीधी लाइन खींच दी। ठीक है, 11th में आप हैं, आपको ये बेसिक चीज़ पता होगी कि लाइन कैसे खींची जाती है। ठीक है, नीचे क्वांटिटी आती है कमोडिटी की। ठीक है जी, और हम कौन सा ग्राफ बना रहे हैं, और हमें तीसरी चीज़ क्या चाहिए? यहाँ पे MUX चाहिए। तो यहाँ पर मैं MUX भी लिखूँगा। तो MUX की कैसी है? MUX देखिए, मैंने आपको बताया था कि MUX हमेशा गिरता रहता है, और मैंने सिर्फ उसको क्या करा? MUX को गिरते रहना दिया। इसी वजह गिरता नहीं रहता, वो ज़ीरो भी होता है और नेगेटिव भी हो जाता है। ठीक है, और हमारा इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी जहाँ पर MUX और PX बराबर होंगे। आप बता सकते हैं यहाँ पे MUX और PX कहाँ बराबर हैं? देखिए, MUX और PX, ये MUX का ग्राफ है और ये PX का ग्राफ है। इस जगह पर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम बन जाएगा, क्योंकि इस वाली जगह पर क्या है? इस वाली जगह पर जो MUX है वो किसके बराबर हो गया है? PX के बराबर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम बन गया। कितना आसान है इक्विलिब्रियम बनाना। ग्राफ भी आपके सामने आपको याद हो गया, ना ही कोई आपको रटना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मैं इसकी प्लॉटिंग करूं आपके सामने, तो मेरे को शेड्यूल पता होना चाहिए कि तीसरी कमोडिटी जब कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा था, तीसरी कमोडिटी जब कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा था, तो उसको वहाँ पर उसका क्या मिला? इक्विलिब्रियम मिला। ठीक है नहीं? तो यहाँ पे नीचे मैं क्या डाल दूंगा? यहाँ पे मैं डाल दूंगा तीसरी कमोडिटी। इससे पहले कुछ 2 होगी और 1 होगी, इसके आगे ये 4 होगी और ये 5 होगी, यही होगी ना। ठीक है, तो तीसरी कमोडिटी पे कंज्यूमर का क्या हो गया? इक्विलिब्रियम हो गया। मैंने तो प्लॉटिंग बाद में करी, ग्राफ मुझे पहले ही याद था।
अब आप देख रहे हैं, अगर आप पहले ग्राफ को प्लॉट करें और एक एक पॉइंट लेके बनाएं तो वो आपका सारा टाइम उसी में बीत जाएगा। और इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ें प्रॉपर कंसेप्ट के साथ बता रहा हूँ, ताकि आपको इकोनॉमिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए। लोग बहुत कहते हैं कि नहीं यार इकोनॉमिक्स ना हमें या तो समझ नहीं आता, या लोगों को लगता है कि ये तो क्या है, थ्योरी हम समझ लेते हैं, रट लेते हैं। ना ये रटने वाला सब्जेक्ट है ना कुछ ऐसा, ये एक ऐसा लोता सब्जेक्ट है जो आपको आज की डेट में नौकरी भी दे सकता है, प्रधानमंत्री भी बना सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारे देश के और दुनिया के बड़े बड़े जो लोग हैं वो इकोनॉमिस्ट हुए हैं। जैसे हमारे पिछले प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट होना, और वैसे भी इकोनॉमिक्स की आपको जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, आज की डेट में। ठीक है, अब इधर देखिए ये 10 था, प्राइस तो 10 रुपये ही है। MUX लगातार गिरता जा रहा है। MUX यहाँ पे मैं 20 ले लेता हूँ, यहाँ 16 ले लेता हूँ, यहाँ 10 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ -6। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप इसको ईजिली प्लॉट कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब इसके ऊपर जब कंज्यूमर फर्स्ट और सेकंड कमोडिटी कंज्यूम कर रहा था तो तब मैंने क्या बताया, वो कौन सी चीज़ थी, वो कंज्यूमर का सरप्लस था। कंज्यूमर का क्या था, सरप्लस। तो ये वाली जगह को मैं क्या कहूँगा, कंज्यूमर का सरप्लस कहूँगा। इसके नीचे कंज्यूमर का डेफिसिट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहाँ होता है जहाँ पर कंज्यूमर को PX और MUX बराबर हो जाए, या फिर मैंने आपको प्रॉपर निकाल के दिखाया कि जहाँ पर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए। इसको मैं ये भी लिख देता हूँ, MUX बराबर में PX। ये कैसे करा, जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दिया, MUM को हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि MUM एज्यूम करके चलते हैं और वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसलिए उसको मैंने इक्वेशन से हटा दिया। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब यहाँ पे तो यहाँ पर आपको दो चीज़ों की डेफिनेशन भी बता दूँ क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन किस चीज़ की आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बहुत इजी है, आपको पहले ही बताई थी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज़ दैट पॉइंट या दैट सिचुएशन या दैट पॉइंट वेयर ही गेट्स, ही मतलब यहाँ पे कंज्यूमर है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, या फिर हम ये भी कह सकते हैं वेयर ही wants, where he should rest, या वो उसका रेस्टिंग पॉइंट हो। दूसरी चीज़ कंज्यूमर सरप्लस किसे कहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर सरप्लस, सरप्लस का मतलब कुछ फ़ायदा, कुछ एक्स्ट्रा, यानी कि कंज्यूमर यहाँ जितना पैसा दे रहे थे उससे कुछ एक्स्ट्रा पा रहे थे। मैंने आपको बताया ना, वहाँ पर आपने देखा होगा शेड्यूल में कि कैसे कंज्यूमर को अपने वर्थ ऑफ रुपीज़ से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही थी। तो ये होती है, इसकी डेफिनेशन देखिए, वो डेफिनेशन ये है कि कंज्यूमर सरप्लस इज़ द डिफरेंस, ये डिफरेंस लिखा है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन, पूरा लिख देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन व्हाट ही वांट्स टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज। एक्चुअली पेड, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, देखा जाए तो कंज्यूमर को अपनी वर्थ से ज़्यादा पैसा मिला, इस वर्थ से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली। तो कंज्यूमर से अगर आइसक्रीम वाला चाहता या कंज्यूमर पहली आइसक्रीम किसी और दुकान से खाता तो वो 15 रुपये की भी खा सकता था, लेकिन वहाँ उसको वो 10 की मिली। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस क्या है कि कंज्यूमर सरप्लस है कि कंज्यूमर कितने खर्च, वो डिफरेंस कि कंज्यूमर कितना पैसा खर्चना चाह रहा था और एक्चुअली में उसने कितना पैसा खर्चा। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या हुआ कि जो उसने एक्चुअल पेड किया और जो उसने विलिंग टू पे था, ये वांट्स टू पे से बेहतर है कि आप विलिंग टू पे लिखिए कि वो कितना खर्चना चाहता था।
विलिंग टू पेड, विलिंग टू पेड लिखिएगा ज़्यादा बेटर है। यहाँ मैं वांट हटा देता, विलिंग टू पेड, विलिंग मतलब जितनी उसकी इच्छा थी, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला भी यानी कि ये आ गया, तो एक्चुअल पेड माइनस विलिंग टू पेड, ठीक है। या इसको उल्टा लिख दिया जाए, हाँ इसको ऐसे लिखिएगा कि कंज्यूमर विलिंग टू पेड ओवर टी एक्चुअल पेड। ठीक है जी। तो इसका डिफरेंस जैसे एग्जांपल में कि वो खर्च तो 15 भी सकता था, लेकिन उसने खर्च कितने करे, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसने खर्च कितने करे 5, तो उसका थोड़ा सा वो सरप्लस आ गया। तो ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी केस। सिंगल कमोडिटी केस का क्या मतलब है कि कंज्यूमर एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, कंज्यूमर क्या कंज्यूम कर रहा है, आइसक्रीम कंज्यूम कर रहा है। अब एक चीज़ है कि कुछ बुक्स में या सिलेबस में कभी कभार इसमें टू कमोडिटी केस भी आता है, कभी कभार उसको बोर्ड जो है वो काट देता है, या स्कूल वाले टू कमोडिटी केस को नहीं लेते हैं। आप मुझे बताइएगा क्या क्या आपके सिलेबस में या आपके स्कूल में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का टू कमोडिटी केस आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आ रहा होगा, अगर ज़्यादा बच्चे कहेंगे आ रहा है, तो मैं इस पर भी आपको वीडियो बना के जल्दी दे दूँगा, ठीक है। तो ये आपने मुझे बताना है। तो होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम जो हमारा हैंडल है 3is.education, देखिए 3is.education को भी आप उसको फॉलो करें, ठीक है। आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच।